तो स्टूडेंट बेटा, जैसा कि आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो अब आपको जो है कि जेई और नीट के पर्पस से जो है आपको अपने कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए एक आपको मैप चाहिए। ठीक है ना। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पर टॉपिक जो ली है आपका जो वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स पर जो है मैंने उसको मैंने इसके लिए मेमोरी मैप हमने एक मेमोरी मैप हमने डिजाइन किया हुआ है। उसको वन बाय वन देखेंगे। इसमें आपको कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले दोनों मैंने मेंशन किया हुआ है। नीट और जेई के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अटेंशन के साथ देखना बेटा जी। मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर पॉइंट आउट करूंगा। इसके बाद इस पर बेस्ड जो है जेई और नीट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है ना। तो पहले हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ना है। इसमें क्या है, सबसे पहला जो इसमें आएगा टॉपिक वो होगा ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो आपके पास कोई पॉइंट सोर्स यहाँ पर है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय लाइट सोर्स हमें इस पर चर्चा करनी है। नंबर ऑफ फोटॉन्स की बात करनी है। कोई लाइट सोर्स है, उससे जब लाइट निकल रही है तो कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट को एज ए पार्टिकल की तरह हम ट्रीट करेंगे और जो है कि वहां पर फोटोन का कॉन्सेप्ट आएगा। फोटोन और किसी लाइट से नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड क्या होती है उसका कैलकुलेशन हमें करना होता है। तो ये टॉपिक आपकी है नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय अ लाइट सोर्स। तो यहाँ देखो एक पॉइंट सोर्स हमने यहाँ पर लिया है बेटा जी। ये आपका एक पॉइंट सोर्स यहाँ पर है। ठीक है ना। इससे जो है लाइट निकल रही है। मान लीजिए जो इसमें से पावर एमिट हो रही है ना, ये जो पावर एमिट हो रही है वो पी वॉट है। ठीक है ना। तो अगर पी वॉट पावर रेडिएट हो रही है और रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है। ठीक है बेटा जी। तो अगर किसी एक सिंगल फोटोन जो लाइट एमिट हो रही है वहां से सिंगल फोटोन की अगर एनर्जी का कैलकुलेशन करना हो तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन क्या होगा, एच डी होगा, एस सी बाई लैम्डा होगा। इसमें सारी की सारी वैल्यू पुट करोगे तो ई कितना आता है 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करेंगे अगर आपका लैम्डा किस में हो, एंगस्ट्रॉम में हो। तो ये किसका फॉर्मूला है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन का फॉर्मूला है। ठीक है बेटा जी। आई थिंक इस बात को आप समझ गए। अब अगर मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होंगे पर सेकेंड, तो उसकी चर्चा कर लेते हैं बेटा हम लोग। देखो बेटा जी, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड मतलब लाइट जो है एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ फोटॉन निकाल रही है, तो जो वो पावर एमिट कर रही है लाइट इन वन सेकेंड, तो पावर अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। तो पावर अपॉन पी अपॉन ई जो है नंबर ऑफ फोटॉन को बताएगा आपको। तो नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड को हम एनआर से डिनोट करते हैं। तो पावर अपॉन एनर्जी, ये ई है एक फोटॉन की एनर्जी। तो पी अपॉन एच न्यू होगा, पी अपॉन एच सी बाई लैम्डा होगा, और लैम्डा को आप ऊपर ले गए तो पी लैम्डा अपॉन एच सी होगा। तो नंबर ऑफ फोटॉन इन वन सेकेंड पी लैम्डा अपॉन एच सी आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है बेटा जी। अब हम अगले कॉन्सेप्ट में आते हैं। अब बेटा देखो इसमें दूसरी कैटेगरी क्या है, फोटॉन फ्लक्स का कैलकुलेशन। तो फोटॉन फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन एमिटेड इन वन सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो अपॉन ए कर देंगे जिस एरिया पे क्या है वो फोटॉन्स लाइट गिर रही है। तो क्या होगा, पी लैम्डा अपॉन एच सी इंटू एक हो जाएगा। और पावर अपॉन एरिया होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो फाई क्या हो जाएगा, फोटॉन फ्लक्स क्या होगा, आई लैम्डा अपॉन एच सी। इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको आप लोग याद रखना। ठीक है बेटा जी। अब हम अगले कॉन्सेप्ट में आते हैं। और बेटा थर्ड फॉर्मूला क्या है, फोटॉन डेंसिटी। फोटॉन फ्लक्स अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो फोटॉन डेंसिटी क्या होगी, फोटॉन डेंसिटी इन अ लाइट बीम क्या होगी, इसको रो एन से डिनोट करते हैं, फोटॉन फ्लक्स अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। तो आई लैम्डा अपॉन एच सी स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस आपके आते हैं, इसलिए मैं इसको पॉइंट आउट कर दिया। ठीक है बेटा जी। अब हम अगले कॉन्सेप्ट पे आएंगे। अब बेटा हम बात कर लेते हैं कि डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, मतलब लाइट के पास दो नेचर होता है, एक होता है पार्टिकल नेचर और एक होता है वेव नेचर। ठीक है ना। दोनों की एविडेंसेस मिलते हैं। तो आप जब लाइट को एज ए पार्टिकल की तरह ट्रीट करोगे तो ये मानोगे कि लाइट एज ए फोटोन है। लाइट में क्या है, लाइट जो है फोटोन से मिलकर बनी हुई है और इट हैज मोमेंटम। इसके पास क्या है, एक मोमेंटम है। मोमेंटम किसका नेचर है, पार्टिकल का नेचर है। और जब लाइट को मानोगे कि वेव नेचर है, जिसका मतलब क्या है कि उस लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह ट्रीट करोगे जिसकी वेवलेंथ लैम्डा लेके चलोगे। तो लैम्डा किसका नेचर है, वेव का नेचर है। और मोमेंटम किसका नेचर है, पार्टिकल का नेचर है। इसलिए लाइट को दो नेचर लाइट का देखा गया, एक पार्टिकल और एक क्या है, वेव नेचर। ठीक है बेटा। अब बेटा देखो, तो आपने कहा कि पार्टिकल नेचर में फोटॉन हम ट्रीट करेंगे लाइट को और उसके पास मोमेंटम आपका पी होगा।
p इज द मोमेंटम, लैम्डा इज द वेवलेंथ। अगर कोई पार्टिकल है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन की बात करो, चाहे प्रोटॉन की बात करो, चाहे फोटॉन की बात करो, किसी की बात करो, तो उस पार्टिकल के लिए एनर्जी उसके पास भी होगी, मोमेंटम भी उसके पास होगा, और उसका अपना रेस्ट मास भी होगा। तो यहां पर जो हमने लिखा यहां पर है, अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन ये बना, ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर। एम नॉट क्या है? रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल, रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल, और सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो आपने कहा सर ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर एनी पार्टिकल, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो प्रोटॉन हो, चाहे वो न्यूट्रॉन हो, है ना। एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन ऐसे बनेगा। लेकिन हम फोटॉन की अगर बात करते हैं तो फोटॉन का रेस्ट मास क्या होता है? जीरो होता है। जब फोटॉन का रेस्ट मास जीरो, मतलब फोटॉन का जो एम नॉट होगा आपका जीरो होगा, तो यहाँ ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो फोटॉन के केस में, फॉर फोटॉन, एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन क्या होगा? ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ई इज इक्वल टू पी सी होगा। क्या होगा? ई इज इक्वल टू पी सी होगा। और पी क्या होता है? एच बाई लैम्डा होता है। तो आपने कहा कि एच सी बाई लैम्डा होगा। ये देखो, एनर्जी, मोमेंटम और वेवलेंथ में आपस में रिलेशन है। अगर अगर आपने फोटॉन, अगर आपने लाइट को पार्टिकल नेचर ट्रीट किया आपने, तो जो फोटॉन की जो एनर्जी है, उस फोटॉन के पास अपना मोमेंटम पी होगा। तो उस फोटॉन की एनर्जी का कैलकुलेशन कैसे होगा? ई इक्वल टू पी इंटू सी। जो उसका मोमेंटम होगा पी इंटू सी होगा। और अगर आपका जो फोटॉन है उसके, अगर मान लीजिए आपका वेव नेचर है, उसके पास वेवलेंथ लैम्डा है, तो उस टाइम पर उसकी एनर्जी का कैलकुलेशन कैसे होगा? एस सी अपॉन लैम्डा। ठीक है बेटा जी। तो ये जब भी लाइट के पास वेवलेंथ होगी तो एनर्जी का कैलकुलेशन आप ऐसे करोगे, और जब लाइट के पास क्या, लाइट फोटॉन है, उसके पास मोमेंटम होगा, उस टाइम पर एनर्जी कैलकुलेशन पी इंटू सी से कर सकते हैं। ठीक है ना। और ये पी इक्वल टू एच बाई लैम्डा क्या है? ये मोमेंटम है फोटॉन का। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन था जिसको मैंने पॉइंट आउट किया। अब अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं जहां से न्यूमेरिकल निकल सकते हैं। ठीक है बेटा। बेटा हम लोग जो है, हमने डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन डिस्कस कर लिया। अब देखो, एक इसकी जो बी कैटेगरी होगी वो कौन सी होगी? डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल। जैसे लाइट के पास दो नेचर होता है, एक तो वेव का नेचर, एक पार्टिकल का नेचर। वैसे डी ब्रॉगली ने बताया कि जो आपका पार्टिकल है वो भी वेव की तरह बिहेव करता है। तो पार्टिकल हैज आल्सो डुअल नेचर। तो यहां पर आई डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली ने कहा कि जिस तरीके से आप फॉर लाइट मोमेंट, आप वेवलेंथ लिखते हो फॉर लाइट के लिए एच अपॉन पी फोटॉन, मोमेंटम ऑफ फोटॉन, ये तो पहले से लाइट के लिए डिफाइन था, है ना। वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या थी? एच अपॉन एम, एच अपॉन मोमेंटम ऑफ फोटॉन, ये तो पहले से डिफाइंड था। तो उसने कहा जैसे वेवलेंथ लाइट के लिए डिफाइन है, वैसे ही वेवलेंथ पार्टिकल के लिए भी डिफाइंड होगी, एच लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी मोमेंटम। और ये मोमेंटम किसका लिया उन्होंने? पार्टिकल का लिया। ठीक है ना। फॉर फिजिकल पार्टिकल उन्होंने कहा कि जैसे आपने फोटॉन के लिए, लाइट के लिए मोमेंटम निकाला आपने, वह उसी फॉर्मूले से पार्टिकल का भी, जैसे जिस तरीके से आपने लाइट की वेवलेंथ आप कैलकुलेट करते हो, बिल्कुल उसी फॉर्मूले की तरह ही आप जो है फिजिकल पार्टिकल की भी वेवलेंथ निकाल सकते हो, क्योंकि पार्टिकल भी वेवलेंथ से एसोसिएटेड होता है। तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, यहां पर जो पार्टिकल आपने लिया हुआ है, एच अपॉन पार्टिकल का मोमेंटम, तो उन्होंने कहा कि लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। अगर इसको हमने एनर्जी के टर्म में रिड्यूस किया तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट टू एम ई। ठीक है ना। और अगर आपके मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है, पोटेंशियल में एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसको आगे बढ़ा सकते हो, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट टू एम क्यू इंटू वी। वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ये मैंने पॉइंट आउट कराया है, आप समझ भी गए। अब यहाँ पर देखो, डी ब्रॉगली ने जो है, डी ब्रॉगली की हेल्प से क्या है, हम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ये पहले से कैलकुलेटेड है, 12.27 अंडर रूट वी। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन वी पोटेंशियल में एक्सेलरेट कर रहा है, तो वो कितनी वेवलेंथ बनाएगा? डायरेक्ट लगाओ फॉर्मूला और वो वेवलेंथ आएगी इन एंगस्ट्रॉम। बाद में आप मीटर में, नैनोमीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, अगर कोई प्रोटॉन मान लो वी पोटेंशियल में कर रहा है एक्सेलरेट, उसकी पास वेवलेंथ क्या होगी? तो लैम्डा पी इक्वल टू क्या? 0.286 अपॉन अंडर रूट वी। वी क्या है? जिस पोटेंशियल में प्रोटॉन क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में आएगा ये। अगर अल्फा पार्टिकल की बात करें तो 0.101 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम आएगा। ये तीनों पार्टिकल कई बार पूछा गया है, इसलिए तीनों पार्टिकल की
वेवलेंथ का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट कर दिया है। तो ये जो है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से इतने सारे कॉन्सेप्ट थे जो कि आपको समझने थे। अगर कोई डाउट होगा डिस्कस करना बेटा, इसे प्रॉब्लम प्रैक्टिस कराएंगे तो और भी क्या है आपको इसकी समझ बढ़ेगी। अब मैं अगले कॉन्सेप्ट पे आता हूँ, ठीक है। अब बेटा जी इसमें जो सी कैटेगरी हमने लिया हुआ है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन की बात करेंगे। एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हुई है उसमें आप देखा गया कि मान लो आपके पास एक मेटल है जिसका वर्क फंक्शन कितना है, फाई है, एच न्यू नॉट कह सकते हो। यहाँ पर एक लाइट सोर्स है जो जिसमें से कि फोटोन आ रहा है, तो एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, मान लो एच न्यू है। अगर ये फोटोन इस मेटल से टकराएगा और तो इस फोटोन की कुछ एनर्जी तो वर्क फंक्शन को मैनेज करने में खर्च हो जाएगी, क्योंकि वर्क फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या है बाउंड करके रखता है मेटल सरफेस पर। और अगर इसकी जो बॉन्डेज एनर्जी है मान लो वो कितना एच न्यू नॉट है, वर्क फंक्शन के बराबर है, तो ये क्या करेगा पहले बॉन्ड को ब्रेक करेगा सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है, इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन फिर बाहर निकलेगा। इट मीन्स ये जो एनर्जी है दो पार्ट में ब्रेक हो गई, एक तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में और एक तो वर्क फंक्शन में चली जाएगी। तो आपने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन की अगर मान लो इलेक्ट्रॉन सरफेस से जस्ट बाहर सरफेस से निकल रहा है मान लो, ठीक है ना, सरफेस से निकल रहा है, तो आप कहोगे सर काइनेटिक मैक्स क्या होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एच न्यू इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी है और माइनस वर्क फंक्शन जो ये ना एच न्यू माइनस फाई जो मिलेगा वो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो ये इसे बोलते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर फाई क्या है, फाई को आप एच न्यू नॉट लिख सकते हो। न्यू क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो इलेक्ट्रॉन को जस्ट सरफेस से बाहर निकालने के लिए चाहिए। तो ये तो इक्वेशन आपका हो गया, ठीक है ना। एक टर्म आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल का, किसका आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल का। अगर जो इलेक्ट्रॉन बाहर एमिट हो रहा है उसके पास मैक्सिमम जिस इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को स्टॉप करने के लिए रोकने के लिए जो हम क्या करेंगे पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, उस पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी है ना, वही एनर्जी इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोक सकती है। तो वो पोटेंशियल कहलाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। जिस पोटेंशियल जो रिवर्स पोटेंशियल लगाने के बाद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन रुक जाता है, तो दैट पोटेंशियल इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो पक्का है कि काइनेटिक मैक्स के बराबर होगी, तभी तो इसको रोक पाएगा वो। तो ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, वी नॉट क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ई वी नॉट इक्वल टू क्या है काइनेटिक मैक्स। इस पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और हमको सॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है बेटा जी। अब मैं आपको अगले कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूं, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। अब बेटा देखो हम लोग जो इसकी डी कैटेगरी इसमें एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक प्लेट लिया जिसको हम एनोड बोलेंगे, ये आपका कैथोड है, इसको हमने क्या है एक पोटेंशियल वी से क्या है कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर एक ट्यूब है, ठीक है ना, जिसमें फ्री स्पेस है ना, इसे बोलते हैं इवैक्यूएटेड ट्यूब आपकी बेटा जी है, ठीक है ना। यहाँ से हमने एक विंडो बनाई है, ये विंडो है ना, और यहाँ पर आपका लाइट सोर्स है, यहाँ से रेडिएशन आएगा इस प्लेट पर गिरेगा, ये मेटल का प्लेट है और इस प्लेट का जो वर्क फंक्शन क्या लिया हमने फाई लिया है। अब बताइए कि अगर आने वाला जो फोटोन है, यहाँ से आने वाला जो फोटोन है, अगर इस फोटोन की एनर्जी इस मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी तब ये इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा, या जस्ट बराबर होगी, ये जो एच न्यू है ना एनर्जी, या तो फाई से बड़ी होगी तब तो एमिशन होगा, या जस्ट बराबर होगी, ठीक है ना। तो आप कहोगे सर कि मान लो ये फोटोन आके इस पे गिरा, गिरने के बाद क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आने वाले फोटोन की जो एनर्जी है वो मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा है। अब जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो एमिट हुए हैं, उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है क्या होगी, तो कहोगे सर कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो मैक्सिमम होगी, बिल्कुल मैक्सिमम। मतलब ये जो आपका एच न्यू आया है उसने सिर्फ किसको क्या किया है, सिर्फ फाई में क्या है इसकी एनर्जी फाई में ही खर्च हुई है, रिमेनिंग कहाँ चली गई है बाहर, तो वो काइनेटिक मैक्स वाला इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब ये फोटोन जब इस पे गिरेगा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा
तो सारे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी। कुछ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से मूव करेंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकलते हैं। क्या होते हैं? जस्ट बाहर निकलते हैं। वो मेटल के अंदर कोलिजन करके अपनी पूरी एनर्जी लॉस करके जस्ट क्या करते हैं, वो बाहर निकलते हैं। तो अगर हम बात करें इस प्लेट को, अगर हमने x मान लिया और इस प्लेट को हमने y मान लिया, तो x प्लेट पर जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी है ना, आई थिंक जो काइनेटिक एनर्जी के कहाँ पर, x पर है, ये कहाँ से कहाँ तक देखो, ये होगी 0 से लेकर के 0 टू काइनेटिक मैक्स होगी। मैं इसको पॉइंट आउट करता हूँ बेटा जी, ध्यान देना। तो जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0 टू काइनेटिक मैक्स। ये इसका मतलब कि कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 भी हो सकती है, कुछ की क्या होती है, काइनेटिक मैक्स भी हो सकती है। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात समझ गए। अब ये इलेक्ट्रॉन जब प्लेट वाई पर पहुंचेंगे तो क्या होगा? तो जिस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक, अब देखो क्योंकि इसको क्या कर रहा है, ये पोटेंशियल इसको खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो पोटेंशियल इस इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, है ना। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, एक तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा और एक तो जो जीरो पोटेंशियल पर इलेक्ट्रॉन, जो जिसकी एनर्जी 0 है, वो भी पहुंचेगा क्योंकि इसको पोटेंशियल खींच रहा है अपनी तरफ। ठीक है बेटा जी। बेटा मैंने बैटरी थोड़ी उल्टी लगा दी, इसको सही करते हैं। बैटरी का ये साइन जो है सही कर लेते हैं। देखो अब सही बेटा जी। तो आपने कहा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, बैटरी इलेक्ट्रॉन को इधर से खींचेगी। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे, अब इलेक्ट्रॉन की मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी मिनिमम क्या होगी बेटा? EV होगी, क्योंकि ये जिस एनर्जी से यहाँ पर जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 थी, अगर उसको क्या कर रहा है, ये पोटेंशियल अपनी तरफ खींच रहा है, तो जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहाँ पर 0 थी उसे सिर्फ कौन एनर्जी प्रोवाइड किया? ये पोटेंशियल ने। वो क्या एनर्जी होगी? सिंपल EV होगी। अच्छा, काइनेटिक मैक्स कितना होगा बेटा जी? काइनेटिक मैक्स क्या होगा? यहाँ पर हम यहाँ पर लिखते हैं काइनेटिक मैक्स। तो काइनेटिक मैक्स आपका क्या हो जाएगा, नीचे लिख देते हैं काइनेटिक मैक्स कितना होगा। ये बैटरी जो है इलेक्ट्रॉन को EV तो एनर्जी प्रोवाइड करेगी, और जो फोटोन की वजह से इसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी मैक्स है, वो भी उसमें ऐड होगा। तो यहाँ क्या होगा? EV प्लस, है ना, H न्यू। काइनेटिक मैक्स तो है ही उसके पास। तो काइनेटिक मैक्स किससे मिला है? फोटोन से मिला है। तो काइनेटिक मैक्स प्लस व्हाट? काइनेटिक मैक्स प्लस EV होगा। ये EV किसने दिया है? इस बैटरी ने दिया हुआ है। और काइनेटिक मैक्स किसने दिया है? फोटोन ने दिया हुआ है। तो यहाँ पर इस एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भी पहुंचेगा और इस एनर्जी का भी इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, EV एनर्जी का भी इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा। EV उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी यहाँ पर जो बिल्कुल यहाँ पर रेस्ट में रहा होगा, और काइनेटिक मैक्स प्लस EV उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी। तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस पॉइंट पर क्या है, एनर्जी 0 टू काइनेटिक मैक्स वेरी करती है। अब आपको पता, अगर इस बैटरी को आप रिवर्स कर दो तो ये बैटरी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को अपोज करेगी। ठीक है बेटा जी। तो आप कहोगे सर जब इसको रिवर्स कर देते हैं तो जब इस पोटेंशियल को बढ़ाते हम इस पॉइंट पे लेके जाते हैं कि यहाँ से चलने वाला जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन अगर वो रुक जाता है तो दैट पोटेंशियल इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है ना, उस पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब बताओ, अगर तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? तो अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, मान लो यहाँ पर H न्यू की एनर्जी आपने बढ़ा दी, जो फोटोन की एनर्जी आपने बढ़ा दी, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जितना ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा क्या लगाना पड़ेगा आपको, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है EV नॉट इक्वल टू काइनेटिक मैक्स। जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब क्या है इसमें, इंटेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी है, इस पर हम लोग थोड़ा थोड़ा देखेंगे कॉन्सेप्ट, फिर आगे चलेंगे। ठीक है बेटा जी। अब हम अगले कॉन्सेप्ट में आते हैं। अब बेटा देखो यहाँ पर, अगर हम आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कंफर्म है, लेकिन इंटेंसिटी पर कोई फर्क, नंबर ऑफ फोटोन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमने नंबर ऑफ फोटोन को बढ़ा दिया, तो आपने अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ाया तो इसका मतलब आपने लाइट की एनर्जी को, लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। और अगर लाइट की इंटेंसिटी आप बढ़ाते हो तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ आप लोग कंटिन्यू क्या कर लेना कि नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज आल्सो इंक्रीजेज। ठीक है बेटा जी। और अगर इलेक्ट्रॉन की एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम वो अगर बढ़ाते हैं हम लोग, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपके पास ये जो एक कॉन्सेप्ट था, मेमोरी मैप था, मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बनाया। किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो डिस्कस करेगा, और इस पे जब क्वेश्चन कराएंगे तो और भी कॉन्सेप्ट आपको निकल के आएंगे। इस टॉपिक को आपको पकड़ के रखना है ना। स्टडी करते वक्त ये पूरा का पूरा अगर आपकी मेमोरी में ये सारे कॉन्सेप्ट रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम को तोड़ने में आसानी होगी। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है बेटा जी। अगर कोई डाउट होगा तो हमसे डिस्कस करना। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।